हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहे आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, आपने कल की वीडियो में भी इस सांवले सपने की याद को जाना। ये सांवला सपना किस सांवले सपने की याद कवि का लेखक कर रहा है, लगभग आप उससे परिचित हो गए होंगे। एक बार फिर उसी को प्रत्यास्मरण दे रहा हूं। सांवले व्यक्ति की को सपनों में याद कर रहे हैं लेखक। वो सांवला व्यक्ति था कौन? वह सांवला व्यक्ति सालिम अली जी थे, जो श्यामल वर्ण के थे। कल भी मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के लेखक जाबिर हुसैन जी का आत्मीय लगाव था इस सांवले व्यक्तित्व के धनी सालिम अली। और सालिम अली जब अपने जीवन की आखिरी सांस लेकर के अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, अंतहीन सफर पर निकल पड़े, तो उस शव यात्रा में, उस मौत के हुजूम में जाबिर हुसैन स्वयं साथ थे। व्यक्ति का जिससे अंतरंग संबंध होता है, उसके अंत समय में उसकी यादें इंसान को झकझोर देती। अपने जीवन काल में वह व्यक्ति कैसा था, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था, वह समाज के साथ किस स्वरूप में जुड़ा था, इन सारी बातों की याद दिमाग में आने लगती। लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ठीक यही बात आई जब सालिम अली जी की मौत हुई। लेखक सालिम अली के बारे में जितना जानते थे, वो सारी की सारी बातें उस शव यात्रा में उनके दिमाग में एक सिनेमा की रील की तरह घूमने लगी। और जब वो बातें उनके दिमाग में सिनेमा की रील की तरह घूमने लगी, तो वो लेखक थे, उनकी लेखनी चल पड़ी। अपने प्रिय मित्र के को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने संस्मरण शैली में इस रचना को लिख डाला। उनकी मौत से जो दुख और अवसाद का क्षण जाबिर हुसैन के दिमाग में चल रहा था, उसको सांवले सपनों की याद के रूप में उन्होंने रेखांकित कर दिया, लिख दिया। अर्थात जाबिर हुसैन ने सालिम अली के जीवन की यादों को एक सपनों की तरह रेखांकित किया, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसीलिए इस चैप्टर का नाम उन्होंने सांवले सपनों की याद रखा। लगभग आप सुपरिचित हो गए होंगे कि यदि कोई आपसे ये प्रश्न करे
कि इस चैप्टर का शीर्षक सावले सपनों की याद कितना उचित, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा सकोगे कि लेखक सालिम अली से बखूबी परिचित था। वह उसका घनिष्ठ मित्र था। इसीलिए उनके जीवन के अंत होने के बाद उनके जीवन की यादें उसके दिमाग में सपनों की रील की तरह उनके दिमाग में सिनेमा की रील की तरह चलने लगी। यह संस्मरण सालिम अली की मौत के तुरंत बाद लिखा गया। सालिम अली की मौत से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में चित्रित किया। इसलिए इस चैप्टर का नाम सावले सपनों की याद रखा गया। मेरे प्रिय छात्रों, सालिम अली के बारे में जितना मैंने बतला लिया है आपको, आप लगभग अब सालिम अली के व्यक्तित्व से पूरी तरह परिचित हो गए होंगे। कैसे सालिम अली के जीवन की दिशा बदली, कैसे वो पक्षी प्रेमी बन गए, क्यों उन्हें वन पक्षी की उपमा दी जाने लगी, इन सारी चीजों से लगभग आप परिचित हो गए होंगे। बस केवल आपकी यादों को हमें झकझोरना है। इसलिए प्रत्यास्मरण के रूप में मैं बार बार इस चैप्टर को आपको समझा रहा हूं। फिर से एक बार उनके व्यक्तित्व पर नजर डाल लीजिए कि सालिम अली प्रकृति एवं पक्षी प्रेमी थे। बचपन की एक छोटी सी घटना जिसमें उन्होंने अपने एयर गन से प्रकृति की ही एक सुकोमल चीज गौरैया पक्षी को घायल कर दिया था। और इसी घायल पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दिन रात गले में दूरबीन लटकाए वे एक जगह से दूसरी जगह पक्षियों की खोज में, पक्षियों की प्रजाति के बारे में जानने के लिए एक जिज्ञासु व्यक्ति बनकर, एक जिज्ञासु के रूप में वे देश देशांतर का भ्रमण करते रहे। ठीक उसी तरह जिस तरह वन पक्षियां सुबह से शाम तक एक दिशा से दूसरी दिशा में उड़ते हैं और शाम के समय पुनः अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह सालिम अली अपने पूरे जीवन पक्षियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहे, पक्षियों की विभिन्न प्रजाति का अध्ययन करते रहे। इसीलिए उन्हें वन पक्षी भी कहा गया। उनके लिए आपके चैप्टर में एक जगह आएगा
कि वे टापू की जगह समुद्र बनकर उभरे थे। टापू की जगह समुद्र बनकर उभरे। इसका आशय स्पष्ट कर दिया। तो प्रिय छात्रों, आपको तो पहले ये जानना होगा कि टापू क्या होता है, समुद्र क्या होता है। टापू भूमि के एक छोटे से टुकड़े को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी घिरा होता है। जैसे मोहनजोदड़ो जो जगह है वो समुद्र के बीच में, उसके चारों तरफ पानियों का सैलाब है। या अंडमान को ले लो, उसके चारों तरफ पानी ही पानी, ऐसी जगह को टापू बोलते हैं। वो भूमि का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, और उसी छोटे से हिस्से को हम टापू बोलते हैं। अब आइए समुद्र से भी आप लगभग बखूबी परिचित हो, आप 9th के छात्र हो। समुद्र जल का वो सैलाब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता। वह कहां से कहां तक फैला है, इट इज नॉट कन्फर्म। तो एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ जल का वह सैलाब जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उसे हम समुद्र कहते हैं। ठीक समुद्र की तरह सालिम अली का जीवन था। उनका जीवन टापू के समान नहीं था, अर्थात उन्होंने एक सीमित भूभाग पर पक्षियों की खोज नहीं की, बल्कि पक्षियों की विभिन्न प्रजाति के बारे में जानने के लिए, उनके खान पान रहन सहन के बारे में जानने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश तक भ्रमण करते रहे। और इस भ्रमण के समय उनके गले में दूरबीन हमेशा लटकती रही। इसीलिए वे अपने जीवन में एक टापू की जगह समुद्र के रूप में उभरे थे। अब आप निश्चित हो गए होंगे, अब उसी व्यक्ति के जीवन की आखिरी दास्तान को लिख रहे हैं लेखक। मौत की गोद में वह व्यक्ति सोया हुआ है, उसकी शवयात्रा निकली हुई है। निर्जीव या बेजान शरीर लिए हुए सैलानियों के साथ, लिए हुए लोगों के हुजूम के साथ सालिम अली अपने अंतहीन सफर पर निकले हुए हैं। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं जो वन पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। वास्तव में सालिम अली एक महान प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। उनकी तुलना यदि किसी से की जा सकती है तो बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि उस समय के एक महान प्रकृति एवं पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस से की जा सकती है। D.H. लॉरेंस जी ने अपनी पुस्तक फॉल ऑफ द स्पैरो में अपने जीवन की दास्तान का वर्णन किया है। उनकी मौत के बाद
जब लोग उनसे, उनकी पत्नी से मिलने जाते हैं, उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो फ्रीडा का एक ही जवाब था कि शाले के मेरे पति के उदारता, मेरे पति के स्वभाव के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप प्रकृति की ही एक अंग गौरैया से उनके स्वभाव के बारे में बखूबी जान सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, पशु पक्षियों से जब इंसान का आत्मीय लगाव हो जाता है तो वे पशु पक्षियां एक तरीके से इंसान की साझेदारी बन जाती हैं, अर्थात वे उनकी दोस्त बन जाते हैं। अतीत काल से ये बात चलती चली आ रही है। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के समय से ये बात चलती चली आ रही है। पशु पक्षियां भी हमारी आपकी तरह प्रेम की भूखी होती हैं। यदि हम उनके साथ जुड़ाव करेंगे तो हमारे घर की छत की मुंडेर पर बैठने वाली गौरैया भी हमारी प्रेमी बन जाएगी। ठीक उसी तरीके से वह गौरैया पक्षी इतनी प्रेमी बन गई थी D.H. लॉरेंस की कि D.H. लॉरेंस प्रकृतिमय हो गए थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी पत्नी फ्रीडा अपनी खुद नहीं बतलाती है बल्कि गौरैया से पूछने को कहती है। सोच सकते हैं कि D.H. लॉरेंस कितने बड़े प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। ऐसे व्यक्तित्व से तुलना की जा सकती है सालिम अली के जीवन की। सालिम अली एक नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। सवाल ये उठता है, नैसर्गिक प्रतिभा क्या होती है? नैसर्गिक प्रतिभा वो प्रतिभा होती है जो प्रकृति से जुड़ी होती है। प्रकृति के विभिन्न अंगों से आपके संबंध को दर्शाती हुई प्रतिभा को हम नैसर्गिक प्रतिभा कहते हैं। प्रकृति के विभिन्न अंगों से उनका जुड़ाव था, पक्षियों से उनका जुड़ाव था। इसीलिए चाहे वो D.H. लॉरेंस हो, चाहे वो सालिम अली जी हो, दोनों का जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। इसीलिए उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। और ये नैसर्गिक प्रतिभा के धनी कैसे बन गए, उनका जीवन कैसे प्रकृति को समर्पित हो गया, पक्षियों को समर्पित हो गया, इसके बारे में भी आपने बखूबी जान लिया कि बचपन की एक छोटी सी घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया। और उसी छोटी घटना का ये परिणाम हुआ कि वो इतने मर्माहत हुए, इतने दुखी हुए, उनके दिल को इतना बड़ा आघात पहुंचा कि वे पक्षी प्रेमी बन गए। घटना के बारे में मुझे अब आपको नहीं बताना है, आप लगभग परिचित हो चुके हो। पक्षियों की खोज और उनके निरीक्षण में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इसीलिए उन्हें वन पक्षी कहा गया। तो आज की इस वीडियो में आपने केवल ये जाना कि सालिम अली की तुलना किस प्रकृति प्रेमी से की जा सकती है और क्यों। दूसरी बात आपने ये जाना कि सालिम अली को वन पक्षी क्यों कहा गया। तीसरी बात आपने ये जाना कि वह कौन सी घटना थी जिसने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये जानी कि इस चैप्टर का शीर्षक सावले सपने कहां तक उचित। और मुझे उम्मीद है कि इन चारों बातों से आप बखूबी परिचित हो चुके होंगे
और ये बातें आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह केंद्रित हो चुकी होंगी। इसके आगे की बातों पर चर्चा हम पुनः आपसे करेंगे। तब तक के लिए मैं वी के राय आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।